एक दिन मेरा देवर मेरे कमरे के दरवाजे पे आया और ऐसी बात कही जो किसी शरीफ औरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने जोर से चीख मारी मगर पल भर में इल्जाम उल्टा मुझ पे ही लगा दिया गया कि मैंने उसे बहकाया है। सास ने शोर मचा दिया, ये औरत मनहूस है, इसे फौरन निकालो। शौहर ने मेरी बात सुने बगैर मुझे घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई शहर आई और एक स्कूल में सफाई का काम करने लगी। 3 साल बाद स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह था। नया डायरेक्टर आने वाला था। जब दरवाजा खुला तो वही शौहर सामने खड़ा था। वो रोते हुए बोला, मैं सच जान चुका हूँ। देवर ने खुद सब मान लिया है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके साथ वापस घर जाने के लिए राजी हो गई। मगर जैसे ही घर में कदम रखा तो होश फना हो गए। हर तरफ अंधेरा था। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और वजूद रस्सियों में जकड़ा हुआ था। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी मगर जख्म मलने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा था। मैंने आखिरकार खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश छोड़ दी। कुछ देर बाद मुझे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं जानती थी जो भी है मुझे फिर से अजियत देगा। कौन हो तुम? आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे? क्यों तुम मुझे यहाँ लाए हो? बोलो, जवाब दो। मैं मुसलसल चीख चिल्ला रही थी मगर वहाँ किसको फिक्र थी मेरी। तभी किसी ने मेरे बालों को जोर से मुट्ठी में जकड़ा और मेरी गर्दन को जोर से झटका दिया। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख बरामद हुई। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी और फिर कुछ देर बाद जो भी था वहां से चला गया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। अब तो मुझे यकीन होने लगा था हर वक्त आंखें बंद रखने से मेरी आंखों की बिनाई जा चुकी होगी। एक रोज एक आवाज मेरे कानों में गूंजी। उसको कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि इस सब के पीछे मेरा हाथ है। ये आवाज तो मैंने कहीं सुन रखी थी। कौन था ये जिसकी आवाज से मैं वाकिफ थी? दिमाग उस वक्त बिल्कुल मफलूज हो चुका था। तभी सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैं कब से यहाँ पे हूँ। बस एक ही ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द यहाँ से रिहा हो जाऊं और उस शख्स को इस दुनिया से ही खत्म कर दूं जिसने मुझे धोखा दिया। ये मेरा गुस्सा था, मेरे जज्बात थे। मैं जानती थी जिस दिन मुझे रिहा किया गया उस रोज मैं अकेली रह रह के ही इस दुनिया से चल बसूंगी, मगर उस शख्स को उफ तक नहीं कह पाऊंगी। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी मगर अब मुझे वो वक्त याद आने लगा था जब मेरे बड़े मुझे कुछ समझाने की कोशिश करते थे मगर मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्योंकि उस वक्त मुझ पे मोहब्बत का भूत सवार था। मगर ये मोहब्बत मुझे कितना रुस्वा करने वाली थी मैं नहीं जानती थी। अगर जानती तो शायद ये कदम ना उठाती। जो उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। नई नई जवानी थी, उस पे हुस्न भी बला का। हर किसी की तारीफ ने मुझे मगरूर कर दिया। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे इस दुनिया में मुझसे ज्यादा हसीन तो कोई है ही नहीं। मरियम, उठ जाओ, सुबह हो गई है और अभी तक तुम्हारी नींद ही मुकम्मल नहीं हो रही। आज कॉलेज का पहला दिन है, जाना नहीं है क्या? कॉलेज? अम्मा की मुसलसल आवाज पे मैं बेजार हो चुकी थी। मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा था कि मैं कॉलेज जाऊं। स्कूल की छुट्टियों ने मुझे इतना सुस्त कर दिया था कि अब मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कॉलेज जाने के लिए। मगर अम्मा तो बहुत पुरजोश थी। आज मैं सोचती हूँ कि काश उस रोज मेरी ये काहली हमेशा के लिए रहती तो आज इस तरह बर्बाद न होती। मैं कॉलेज के गेट पे पहुंची तो जैसे यहाँ की दुनिया ही अलग थी। हर तरफ रंग बिरंगे लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए एक दूसरे से खुशकपियां लगाते हुए इधर उधर मंडला रहे थे। कुछ नए थे तो कुछ पुराने किताबों की सर दिए बैठे थे। मेरे अब्बा का शौक था कि मैं अच्छे कॉलेज में तालीम हासिल करूं। तभी मैं आज शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला हुआ था मेरा। मैं इधर उधर देख रही थी। इतना बड़ा कॉलेज था, यहाँ मैं कैसे पढ़ूंगी? इसमें लड़के लड़कियां भी इकट्ठे थे तो कैसे गुजारा होगा मेरा? मैं तो घर में बंद रहने वाली, काम से काम रखने वाली और फिर लड़कों से झिझकने वाली लड़की थी। मैं घबराती हुई आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे ले रही थी। शायद हर लड़की की कैफियत यही थी। तभी मेरे पास एक लड़की आई, छोटी सी उम्र की, बहुत प्यारी सी। सलाम के बाद वो मुझे कहने लगी, कहाँ जाना है आपने? आए, मैं आपको आपकी क्लास दिखा देती हूँ। तुम यहाँ पढ़ती हो क्या? मैं उस लड़की के साथ चलते चलते छोटे छोटे सवाल भी कर रही थी। जी हाँ, मैं आपसे एक क्लास आगे हूँ। मैंने मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दिया और खामोशी से उसके साथ चलती गई। कुछ देर के बाद वो एक क्लासरूम के बाहर खड़ी हुई और कहने लगी, ये है एक क्लास। मैंने देखी और अंदर दाखिल हो गई। क्लास में बहुत से लड़के मौजूद थे। मैं एक दिन डर गई और उल्टे कदम बाहर की तरफ लिए, मगर तब तक वो लड़की वहां से जा चुकी थी। मैं खुद को पुरसकून करती हुई बाहर बेंच पे बैठ गई और किसी लड़की का इंतजार करने लगी। तभी कुछ देर के बाद 3 लड़कियां कमरे में दाखिल हुई तो मैं भी उनके साथ जा बैठी। उस रोज के बाद से दिन ऐसे ही गुजरने लगे। कई दिनों के बाद वो लड़की मुझे दोबारा नजर आई। मैं जल्दी से उसके पास गई तो वो मुस्कुरा के मुझे मिली, मगर आज उसके साथ एक लड़का भी था जो मुझे बिल्कुल नजरअंदाज करके खड़ा था। आप कहाँ थी? मैंने आपको बहुत तलाश किया। आपका नाम भी मालूम नहीं था। मैंने उस लड़की से बात करना चाही, तभी वो कहने लगी, मेरा नाम शफक है। मैंने शफक से कहा, क्या आप मुझसे रोज मुलाकात कर सकती हैं? मुझे अगर कुछ समझ ना आए तो आप मेरी मदद कर दिया करेंगी। तभी वो मुस्कुरा के मेरे गले लग गई और कहने लगी, चंदा, ये भी कोई कहने की बात है?
ज़रूर, क्यों नहीं। मैं उसके इस प्यार पे बहुत खुश हुई और उसको बोला कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। उस दिन के बाद से हम लोग आपस में मुलाकात करते थे। अक्सर वो लड़का भी शफ़क़ के साथ पाया जाता था। ना जाने क्यों मुझे उस लड़के में अजीब सी कशिश महसूस होती। वो बहुत अजीब सा था। एक रोज़ मैंने शफ़क़ से पूछ लिया कि उसका इस लड़के से रिश्ता क्या है। तभी वो कहने लगी कि ये लड़का उसका कज़न है। मैंने एक नज़र उस लड़के को देखा जो अब मेरी ही तरफ देख रहा था और तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हुए नज़रें झुका दी। उसकी संजीदगी ना जाने क्यों मुझे बहुत मुतासिर करती थी। दिन ऐसे ही गुजरते गए और हमारे इम्तिहानात सर पे आ गए। उस दिन भी मेरा पहला इम्तिहान था। शायद क्लास के साथ साथ जिंदगी का भी। इम्तिहानात में हम लोगों का मिलना ना हुआ। एक रोज मैं शफ़क़ से मिली तो साथ ही उसका कज़न भी खड़ा था। मैं उसको देख के एकदम खुश हो गई। ये खुशी की बात थी, मैं नहीं जानती थी, मगर उसको देख के खुश होना फितरी था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आएगा। अब मुझे समझ आ गई कि इतने दिनों से ये बेचैनी क्यों थी, किस बात की बेचैनी थी, मगर वो अब भी मुझे नज़रअंदाज कर रहा था, जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। उसका यूं नज़रअंदाज करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मरियम, मरियम कहाँ गुम हो गई? शफ़क़ के बुलाने पर मैं एकदम बुखला गई और कुछ शर्मिंदा होते हुए सर झुका लिया। तभी अचानक मेरी नज़र उस लड़के पे पड़ी तो उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट ने मुझे मजीद बेचैन कर दिया। क्या वो भी ऐसे ही बेचैन था? मरियम, बार बार खो जाती हो। तभी बात बदलने के लिए मैंने शफ़क़ से कहा, बहुत देर बाद आप मिली हैं। आप जानती हैं मेरा आपसे बहुत दिल उदास हो चुका था। तभी शफ़क़ मुस्कुराने लगी और कहने लगी, क्या वाकई तुम्हारा मुझसे ना मिलने की वजह से दिल उदास हुआ था, या फिर? उसने अपने कज़न की तरफ देखा तो मैं आंखें फाड़े शफ़क़ को देखने लगी। तभी शफ़क़ कहने लगी कि ऐसे क्या देख रही हो, कुछ गलत कहा है? मैंने शफ़क़ के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट देखी। मैं भी मुस्कुराने लगी। तभी शफ़क़ का कज़न शफ़क़ से कहने लगा, अब क्या सारा दिन बातें करती रहोगी, घर नहीं जाना क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है। शफ़क़ के कज़न की बात पे मेरा दिल एकदम बैठ गया। मैं अफसुर्दा हो गई। अपना जाने फिर किस दिन मुलाकात होनी थी। जब तक कॉलेज दोबारा शुरू नहीं हो जाते थे तब तक ऐसे ही मुलाकात होती। मैं कैसे दिन रात गुजारूंगी? तभी मेरे दिल में ख्याल आया। मैंने शफ़क़ से उसका नंबर मांगा तो उसने झट से मुझे अपना नंबर लिखवा दिया। मैंने सोच लिया था कि घर जाकर शफ़क़ से उसके कज़न के बारे में बात करूंगी, मगर क्या ये सब ठीक था? ये सोच एक मर्तबा फिर मेरे दिमाग में न आई। उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। गुनाह की लज्जत वक्ती तौर पे बहुत होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ये ख़त्म कर देती है। मैं घर पहुंची तो अम्मा खाने की मेज़ पे मेरा इंतज़ार कर रही थी। मरियम, आ गई तुम? चलो जल्दी से मुंह हाथ धो लो, फिर तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। गरम गरम खाना खा लो तो पेपर की तैयारी में भी आसानी होगी। मगर इस वक्त मेरा शफ़क़ से बात करना ज़रूरी था। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मुझे भूख नहीं है, और जल्दी से कमरे में बंद हो गई। अब अगली मुसीबत ये थी कि मेरे पास तो फ़ोन मोबाइल था ही नहीं। घर में एक PTCL ही लगा हुआ था और उसको बेजा इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं थी। लेकिन मेरा शफ़क़ से बात करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने खुद से अहद किया कि कुछ भी हो जाए मगर मैं शफ़क़ से ज़रूर बात करूंगी। रात का पहर था, सब लोग सो चुके थे। तभी मैंने शफ़क़ से राब्ता करने की कोशिश की। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, पूरे घर की लाइट्स बंद थीं, बस कहीं कहीं पे हल्की सी रोशनी घर में आ रही थी। मरियम, उस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने झटके से मुड़कर देखा तो वो अम्मा थी। अम्मा, वो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सफाई में क्या पेश करूं। इसमें मेरे हाथ पे पकड़ा फ़ोन। उस वक्त तुम्हारे हाथ में ये फ़ोन क्या कर रहा है? किससे बात कर रही हो? मेरे चेहरे पे पसीना आने लगा। वो कहते हैं ना, दिल में चोर हो तो चेहरे पे घबराहट आ ही जाती है। मेरा भी वही हाल था। मैंने गहरा सांस लिया और कहा कि अम्मा, कुछ नहीं, बस एक दोस्त को फ़ोन कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वही पूछना चाह रही थी, मगर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही। तभी अम्मा ने कहा, ये कोई वक्त नहीं है किसी को फ़ोन करने का। आइंदा के बाद किसी को इस वक्त फ़ोन मत करना, ये अखलाकियात के खिलाफ है। और अगर तुम्हारे अब्बा को पता चला तो जानती हो ना क्या होगा। जो एक सहूलत हमारे घर में मौजूद है वो भी उतार दी जाएगी। मेरे घर का माहौल ऐसा ही था, जहाँ हम बेटियों को बहुत आज़ादी थी, वहीं पे हम पे सख्ती भी की जाती थी। मैंने जल्दी से फ़ोन रखा और अपने कमरे में आ गई और फिर सोचने लगी कि सुबह के पेपर की तैयारी तो की ही नहीं, बस सारा दिन इसी कश्मकश में रही कि फ़ोन किस तरह किया जाए। तभी किताब खोली और कुछ पढ़ने की कोशिश की, मगर अब क्या याद होना था। तभी किताब बंद की और सो गई। अगली सुबह क्या इम्तिहान में लिख के आई, कुछ समझ नहीं आ रही थी और ना ही कुछ याद था। घर पहुंची तो अब्बा घर पे ही मौजूद थे। मुझे कहने लगे, इम्तिहान कैसे हो रहे हैं? मैंने अब्बा से कहा, अच्छे हो रहे हैं। इतना कह के कमरे में चली गई। कुछ देर गुजरी कि कमरे का दरवाजा खटकने लगा। अम्मा कमरे में आई तो कहने लगी, क्या बात है, 2 दिन से देख रही हूँ, काफी परेशान लग रही हो। कोई बात हुई है तो अपनी माँ से कर सकती हो। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा ऐसा कुछ नहीं, बस मैं कुछ परेशान हूँ इम्तिहानात को लेके, और कोई बात नहीं।
अम्मा कहने लगी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम अच्छे नंबरों में कामयाबी हासिल करोगी और अपने अब्बा का नाम ऊंचा करोगी। उन्होंने जितनी मेहनत मशक्क़त के साथ तुम्हें यहाँ पे पहुँचाया है, तुम उनका नाम कभी ख़राब नहीं होने दोगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कभी भी हमें ये एहसास नहीं दिलाओगी कि हमने यहाँ पे तुम्हारा दाखिला करवा के गलती की। तुम जानती हो ना, तुम्हारे अब्बा ने सारे ख़ानदान से लड़ के तुम्हें यहाँ पे दाखिला दिलवाया है। अम्मा की बातों ने वक्ती तौर पे मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा किया। अभी बात इतनी आगे बढ़ी नहीं थी, अगर मैं चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन ये सिर्फ वक्ती तौर पे था। इसके बाद फिर से मुझे शफक के कज़न की याद आने लगी। क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? अगले रोज ही शफक मुझसे मिली। शफक, मुझे तुम्हारे कज़न से बात करनी है। तुम पागल तो नहीं हो गई मरियम? तुम जानती भी हो वो कितने बड़े खानदान का बेटा है, उसका बाप बहुत रईस है, वो तुम्हारे साथ कभी भी दोस्ती को आगे नहीं बढ़ाएगा। शफक की बात पे मेरी आंखें भीग गईं और मैंने उसे कहा, ऐसे मत कहो, मोहब्बत में इंसान मालो दौलत तो नहीं देखता। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम्हें कैसे मालूम कि वो भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी तुम मुझसे करती हो? शफक की बात सुन मेरी आंखें भर आईं। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि क्या वाकई वो मुझसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा। यही सोचते सोचते मैं अपने घर पहुंची। मुझे पता ही नहीं चला। मरियम, आओ, आखिर खाना खा लो। अम्मा, मुझे भूख नहीं। मरियम, ये तुमने रोज का क्या तमाशा बना रखा है? रोज रोज भूखे रहना अच्छी बात नहीं। अम्मा ने कुछ झड़क के कहा तो मुझे भी ना जाने क्यों गुस्सा आ गया। अम्मा, मैंने एक दफा कहा ना कि मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं। मेरी जिंदगी पहले ही बहुत परेशान है, मजीद आप मत बढ़ाएं। मरियम, ये तुम अपनी माँ से किस लहजे में बात कर रही हो? अब्बा ना जाने कहाँ से आ गए। मैं एकदम घबरा गई और कांपते हुए अब्बा की तरफ देखा जो मुझे बस देख रहे थे। अब्बा, वो मैं तो बस, क्या मैं तो बस तुम्हें लगाई हुई है। तुम्हें कॉलेज भेजने का हरगिज मतलब ये नहीं था कि तुम तहजीब तमीज बिल्कुल ही भूल जाओ। तुम्हारे चंद माह में ही पढ़ निकल आए हैं, आगे ना जाने क्या गुल खिलाओगी। अब्बा के दिल में जो आता था वो कह देते थे। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा ने अब्बा को इशारे से खामोश रहने को कहा। मैं अपने कमरे में चली गई। रात हुई तो मुझे अम्मा से कोई जरूरी काम था। मैं अम्मा के कमरे में जाने लगी जब मैंने अंदर से आने वाली आवाजों को सुन अपने कदम रोक लिए। अब्बा की आवाज ने मेरे कदमों तले जमीन खींच ली। जब अब्बा ने कहा कि मेरी नजर में इसके लिए एक रिश्ता है, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसकी शादी हो जाए, मैं मजीद अब इसे नहीं पढ़ाना चाहता। अम्मा कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही तो बस जिद थे इसको आगे पढ़ाने के लिए, और अब आप पीछे हट रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? कितनी जल्दी पीछे हट गया। यकीनन हमारी बच्ची ने कोई खराबी की होगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। आप चाहते क्या हैं आखिर? क्यों यह कदम उठा रहे हैं? अब्बा ने कहा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये कह के बात टाल दूंगा कि अच्छा रिश्ता था, मुझे इसकी पढ़ाई से ज्यादा इसके मुस्तकबिल की फिक्र थी, इसलिए मैंने ये शादी कर दी। मेरे दोस्त का बेटा है, अच्छा कमाता खाता है, हमारी बच्ची को बहुत खुश रखेगा। अम्मा कहने लगी, लेकिन आखिर वजह क्या है? क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? तभी अब्बा ने ऐसी बात कही कि मैं दंग रह गई। सच कहते हैं, माँ बाप को इल्हाम हो जाते हैं। अब्बा ने अम्मा से कहा कि हमारी बच्ची के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे, हमारी बच्ची के तेवर बदले बदले से हैं। क्या तुम्हें ये बातें समझ नहीं आई? क्या उसके तेवर नजर नहीं आए? मैं हरगिज नहीं चाहता कि मैं इतने सालों की इज्जत खाक में मिल जाए, इसीलिए इसकी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता हूँ ताकि हमारी इज्जत भी बाकी रहे और इसकी जिंदगी भी महफूज रहे। हम नहीं जानते कि वो किस शख्स की खातिर हमसे ऐसे बात कर रही है। मरियम के अब्बा आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो इम्तिहानात की परेशानी में है, शायद इसी वजह से चिड़चिड़ी हुई है। आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। तभी अब्बा कहने लगे, नहीं, मुझे गलत फहमी नहीं हुई। मैंने ये दुनिया देखी है, इसलिए तुम्हें भी समझा रहा हूँ। अभी अपने कदम मजबूत कर लो, ये ना हो कि कहीं इस लड़की की वजह से हमें अपनी जगह छोड़नी पड़ जाए। मैं बोझल कदमों से वापस आई, उन्हीं कदमों पे कमरे में वापस चली गई और फूट फूट के रोने लगी। मेरे लिए अरसलान को छोड़ना कोई आसान बात नहीं थी। अरसलान मेरे लिए सब कुछ था। बेशक वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, मगर मैं उससे मोहब्बत करती थी और चाहती थी कि मेरी शादी भी उसी से हो। अगले रोज मैं दुआएं करती रही, सारी रात वजीफे करती रही। शायद उन वजीफों का असर था कि शफक और उसका कजन अरसलान कॉलेज आ गए। मैं जैसे ही शफक से मिली उसके गले लग के फूट फूट के रोने लगी और उसे कहने लगी, शफक, तुम अरसलान से बात करो, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं। मेरी शादी अरसलान से ना हुई तो मैं मर जाऊंगी, मैं उसके बगैर एक मिनट नहीं रह सकती। ये दिन ये रातें कैसे कट रही हैं मैं ही जानती हूँ। शफक, तुम मेरी हालत देख के ही परेशान हो गई। ये कैसी बातें कर रही हो मरियम, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो था कि ये वक्ती जज्बात है, मगर तुम तो देखो मरियम, शादी वही होती है जहाँ घर वाले कहते हैं। ये वक्ती तौर पे दोस्तियां अच्छी लगती हैं, मगर मगर जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती। और तुम तो फिर अभी छोटी हो, इन बातों को नहीं समझती। तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो ना, दोस्ती की खातिर तो मैं समझा रही हूँ कि इस रास्ते से हट जाओ, इस रास्ते में कुछ नहीं। मैंने शफक से कहा कि तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन, तुम्हें तो चाहिए कि तुम मेरी मोहब्बत मुझ तक पहुंचाओ, और तुम हो कि मुझे ही मेरी मोहब्बत से दूर करना चाह रही हो।
मेरी बात पे शफक मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ। तुम खुद सोचो कि अगर वो इतना अच्छा होता तो मैं खुद उससे शादी क्यों न कर लेती। तभी मैंने शफक से कहा कि तुम मुझसे जल रही हो कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ और उसे पा लूंगी, इसलिए तुम्हें अब कोई हरबा नजर नहीं आया तो तुमने ये बात बना ली ताकि तुम उसकी जिंदगी में शामिल हो जाओ। शफक ने मेरी तरफ अफसोस भरी निगाहों से देखा, मगर उस वक्त मुझे उसकी निगाहों में सिर्फ हसद दिखाई दे रहा था। शायद ये मेरे देखने का नजरिया था। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं शफक से मुलाकात नहीं करूंगी। अलबत्ता अरसलान से मिलना मेरी मजबूरी थी। अगले रोज मैंने शफक को नजरअंदाज किया और अरसलान का हाथ पकड़ के एक कमरे में ले गई। अरसलान इस अफ्ताद के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हक्का बक्का मेरी तरफ देखने लगा। ये क्या हरकत है मरियम, तुम सबके सामने मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले आई हो। तुम जानती हो इस कॉलेज में मेरी और मेरे अब्बा की कितनी इज्जत है। आज के बाद ऐसी हरकत कभी मत करना। अरसलान मुझ पे गुस्सा हो रहा था, मगर वो मुझे उसके गुस्से में भी मोहब्बत नजर आ रही थी। वो जैसे ही कमरे से जाने लगा तभी मैं उसके रास्ते में आ खड़ी हो गई और कहा कि मेरे सवालों के जवाब जब तक तुम नहीं देते तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अरसलान ने मुझे कहा, ये क्या बदतमीजी है, तुम सब कुछ क्यों कर रही हो। मेरी इज्जत का सवाल है और मुझे अपनी इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है। मैंने अरसलान से कहा कि अरसलान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ मेरे साथ मोहब्बत करती हो। कुछ दिन गुजरेंगे तो तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो जाएगी। बस तुम लड़कियों का यही तो रोज का तमाशा होता है। अब ये फजूल बातों से परहेज करो और मुझे जाने दो। अगर यहाँ पे किसी ने तुम्हारे साथ अकेले मुझे देख लिया तो खामखा बात का पतंगड़ बन जाएगा। मगर मैं रोते हुए अरसलान के पैरों में गिर गई और उससे कहने लगी कि अरसलान, मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करती हूँ। अरसलान ने गहरा सांस लिया और कहने लगा, ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। अगर वो इस रिश्ते के लिए तैयार हुए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं इस बात पे खुश थी कि अरसलान मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, कम से कम मेरी जिंदगी में शामिल तो हो जाएगा। मगर मैं नहीं जानती थी क्या आने वाला वक्त मेरे लिए कितनी बड़ी कयामत लेके आएगा। अरसलान के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। आनन फानन हमारी शादी तय हो गई और मैं रुखसत होकर उसके घर चली गई। मैं बहुत खुश थी कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मेरा ससुर अच्छा था, मगर ना जाने क्यों मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता। मुझे ऐसे लगता कि इस घर में कुछ ऐसा जरूर है जो मेरी नजरों से ओझल है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उस चीज का वजूद उस घर में मौजूद था। दिन हफ्ते में और हफ्ते महीनों में गुजर गए। हमारी शादी को 6 महीने हो गए। अरसलान मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, न ज्यादा बात करता न ज्यादा दूर रहता। वो मेरे हकूक पूरे कर रहा था। मेरे लिए ये भी फिलहाल के लिए इतना ही काफी था। मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन था कि मैं अपनी मोहब्बत के जरिए उसे खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर कर दूंगी। मगर उस घर में एक अजीब सी बात, कुछ ऐसा था जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो मेरे घर में हो रहा था। मैं जानती थी कि बहुत जल्द इस राज से भी पर्दा फाश होगा कि आखिर क्या वजह है, क्यों मुझे इतनी बेचैनी लगी रहती है। एक अजीब सी हलचल क्यों हमेशा घर में लगी रहती है। ये जानने के लिए मैंने घर वालों पर नजर रखना शुरू कर दी। मेरे घर में मेरा एक देवर था। मेरी सास मेरे साथ रहती थी। दोपहर का वक्त था। मैं किचन की तरफ जा रही थी जब मुझे सास और देवर के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी। मेरी सास और देवर एक ही कमरे में रहते थे, जबकि ऐसा नहीं था कि घर में कमरों की कमी थी। मगर जब भी मैं अपने शौहर से पूछती तो वो कहता कि छोटा भाई हमेशा अम्मा के साथ ही रहा है। अब्बा के जाने के बाद वही उनका ख्याल रखता है। रात को अगर तबीयत बिगड़ जाए तो उनका ख्याल रखने वाला कौन होगा। उनकी बात समझते हुए मैंने भी कभी इस बार पे गौर ही नहीं किया। मैं जब कमरे के पास गई तो अंदर से आती अजीब आवाजों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये कैसी आवाजें थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे पता लगाया जा सकता कि अंदर क्या हो रहा है। मैं बस उन आवाजों को सुन के बहुत ज्यादा डर गई। मैं जल्दी से वहां से भागी क्योंकि मुझे वहां पे खड़े होकर घबराहट महसूस होने लगी थी। इससे पहले मुझे कोई वहां पे देख लेता, वहां से जाने में ही आफियत थी। मैं कमरे में भाग के आई तो मेरा सांस फूला हुआ था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि अंदर से आने वाली आवाजें सच हैं या नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये सब मैं अपने शौहर को बता दूं, मगर मैं जानती थी कि मेरा शौहर मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, उल्टा वो मुझ पे ही शक करेगा। इसीलिए फिल वक्त खामोश रहना ही बेहतर था। इसीलिए मैं खामोश रही। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। मैं जब भी अपने देवर और सास को देखती तो मुझे उनसे कराहत महसूस होती। मैंने कई मरतबा घर में ये बात बताने की कोशिश की, मगर मेरी अम्मा मुझे हमेशा ये कह के चुप करवा देती कि हाँ, अपने ससुराल की बातें अपने मैके में नहीं करते। इस तरह ना सिर्फ घर खराब होते हैं, और अब तो तुमने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर तुम्हारा घर खराब हुआ तो हम कहीं मत खाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो। मैं कई मरतबा देवर को बातों बातों में बहुत कुछ सुना देती थी।
मेरे देवर को मुझ पे शक होने लगा था कि मैं कुछ तो जानती हूँ। एक दिन मेरा देवर मेरे कमरे के दरवाजे पे आया और ऐसी बात कही जो किसी शरीफ औरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने जोर से चीख मारी मगर पल भर में इल्जाम उल्टा मुझ पे लगा दिया गया कि मैंने उसे बहकाया है। सब मेरे कमरे में मौजूद थे। मेरा शौहर, मेरी सास मेरे शौहर को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, अपना यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बिल्कुल खामोश था। ना जाने उसके दिल में क्या चल रहा था। मेरा दिल एकदम घबराने लगा। तभी मेरे दिमाग में एक छमाका सा हुआ। मैंने अपने शौहर से कहा कि ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उनकी हकीकत जानती हूँ। ये दोनों माँ बेटा नहीं, बल्कि अभी इतना ही मेरे मुंह में था कि मेरी सास ऊंचा ऊंचा रोने लगी और कहने लगी कि ये हम सबके लिए मनहूस है। इसने मेरे दोनों बेटों को आपस में लड़ाने की और इस घर पे कब्जा करने की कोई चाल चली है। सास ने शोर मचा दिया, ये औरत मनहूस है, इसे फौरन निकालो। शौहर ने मेरी बात सुने बगैर मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाती, कोई ठिकाना भी तो नहीं था मेरे पास। अपने मैके भी किस मुंह से जाती। कोई रास्ता जब नजर नहीं आया तो एक मर्तबा अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैं अपने बाप के घर चली गई, मगर वहां लगा ताला देख हैरान रह गई। उस पड़ोस से पूछा तो उसकी बात सुन के मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि अब्बा और अम्मा ये घर बेच के जा चुके हैं। कहाँ गए मुझे बताया भी नहीं। ऐसे कैसे मुमकिन था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा अब्बा ने तो मुझे पराया ही कर दिया था। क्या मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी? ये सब सोचें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरे पास इनका जवाब नहीं था। जवाब तलाश करती भी तो कहाँ से, इसलिए खामोश रही और रोती हुई शहर आई। एक स्कूल में सफाई का काम करने लगी। वहाँ का मालिक बहुत रहम दिल और नेक इंसान था। उसने मुझे रहने के लिए वहाँ पे रिहाइश दी और 2 वक्त की रोटी भी देता था। मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। एक रोज मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मगर मेरे पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं डॉक्टर से मुआयना करवा सकती। मेरी तबीयत का जब मालिक को पता चला तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और कहा अपना मुआयना कराओ। मैं जब मुआयना कराने डॉक्टर के पास गई तो उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। जब उसने मुझे कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं दंग रह गई, मगर एक खुशी भी थी कि कोई तो था जो मेरा अपना था, जो मुझे छोड़ के नहीं जा रहा था, जिसको मुझ पर भरोसा होगा। ये सब बातें सोचते हुए मैंने उस बच्चे को दिल से कबूल कर लिया। मैं नहीं जानती थी कि उसको पालने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। बस मैं इतना जानती थी कि ये मेरे जीने का सहारा है। दिन गुजरते गए और मुझे खुदा ने एक बेटे से नवाजा। तब भी मालिक ने मेरी बहुत मदद की, मेरा बहुत साथ दिया। उस वक्त अंदाजा हुआ कि दुनिया में बुरे लोग ही नहीं हैं, अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। मैंने कई मरतबा शफक से राब्ता करने की कोशिश की, मगर उससे भी राब्ता मुमकिन नहीं था। तभी मैंने खुद को और अपने बच्चे को अल्लाह के हवाले कर दिया। और फिर जब अल्लाह के सपुर्द कोई चीज कर दी जाती है तो खुदा उसकी हिफाजत खुद करता है। दिन महीनों में और महीने सालों में गुजर गए। 3 साल ऐसे ही गुजर गए। मेरा बच्चा 2 साल का हो चुका था। 3 साल बाद स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह था। मेरे मालिक ने मुझे बुलाया और कहा कि अब से इस इमारत का डायरेक्टर कोई और होगा। मैं काफी परेशान हुई, मगर उसने मुझे तसल्ली दी कि उसे जब भी मेरी जरूरत हो वो मेरे लिए हाजिर हो जाएगा। मैंने अभी खुद को समझाया, आखिर कब तक मैं दूसरों के सहारे चलती रहूंगी? मुझे अपनी दुनिया अलग बनानी होगी। नया डायरेक्टर आने वाला था। जब दरवाजा खोला तो वही शौहर सामने खड़ा था। वो रोते हुए बोला, मैं सच जान चुका हूँ, देवर ने खुद सब मान लिया है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके साथ वापस घर जाने के लिए राजी हो गई। मगर जैसे ही घर में कदम रखा तो होश फना हो गए, क्योंकि मेरी सास बिस्तर पे थी और देवर एक कमरे में दीवाना बना फिर रहा था। मैंने शौहर से कहा, क्या हम यहाँ पे रहेंगे इन लोगों के साथ? तभी शौहर हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा कि इन दोनों को हमारी जरूरत है, खुदा के लिए इन्हें माफ कर दो। मैंने सब्र शुक्र किया और दिल बड़ा करते उनको माफ कर दिया, मगर नहीं जानती थी कि मेरी नेकी मेरे ही सामने आ जाएगी। एक रोज मेरा शौहर किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। मुझे अपनी सास की देखभाल करनी थी। मैं अपनी सास के कमरे में गई तो सामने का मंजर देख मेरा दिल दहल गया। मेरा देवर मेरी सास के साथ नाजेबा हरकत कर रहा था। मेरी सास जो बिल्कुल लाचार हो चुकी थी, उसका वजूद बिल्कुल लागर हो चुका था, वो सिर्फ आंसू बहा रही थी। मैं जल्दी से देवर के पास गई और उसे सास से दूर किया। तुम क्यों भूल जाते हो कि ये तुम्हारी माँ है? तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं, जाओ अपने कमरे में चले जाओ। मैं उसे झिड़क रही थी जब देवर ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मेरी आंखों पे पट्टी थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कितने ही दिन वहां गुजर गए और एक रोज मुझे एक शख्स की आवाज सुनाई दी। हाँ, ये शख्स तो मेरा शौहर था। क्या वो ये सब जानता था? ऐसे कैसे मुमकिन था? अब तो मुझे हकीकत का पता लगाना था, मगर मैं यहाँ बंधी हुई क्या कर सकती थी? तो दूसरी तरफ मुझे अपने बेटे की भी फिक्र थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जो कुछ दिखाई दे रहा है कहानी बिल्कुल उससे उलट है। और ऐसा ही हुआ। एक रोज न जाने कैसे जो रोज मुझे खाना देने आता था वो मुझे बांधना भूल गया और वापस चला गया। मैंने जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो वो एक बंद कमरा था, वही कमरा जहां मुझे देवर ने बंद किया। मैं जल्दी से उस कमरे से बाहर निकली और एक चुबारे में छुप गई। मैं जानती थी मेरा शौहर मुझे पूरे घर में तलाश करेगा, मगर मुझे यहाँ ही चुप के सब कुछ देखना था। यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं था, मगर एहतियातन मैंने खुद को अच्छे से छुपा के रखा ताकि किसी की नजर मुझ पर न पड़े। और जिस बात का डर था वही हुआ। मेरा शौहर मुझे तलाशने लगा।
हर जगह ढूंढने के बाद भी जब मैं उसे ना मिली तो वो पागल होने लगा। तभी एक रोज वो ऊंची ऊंची चीखने लगा और कहने लगा, इतना अच्छा खजाना हाथ लगा था, इसको अभी जाना था, इतनी मुश्किल से ग्राहक मिले थे, ये तो मेरे लिए पैसा कमाने की मशीन बन सकती थी, मगर ये तो हाथ से ही निकल गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको ग्राहक के हवाले उसके बेटे को कर दूंगा, फिर वो जाने और उसका बेटा जाने। ये सुन के मेरा हलक मुंह में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चे के साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता। तभी मैं छुप के घर से निकली और पास वाले पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस अफसर को सब कुछ बता दिया। पहले तो उसे मेरी बात का यकीन ना आया, मगर जब मैंने कहा कि अब छुप के ग्राहक बन के आए और फिर घर का नज़ारा देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा कि मैं जो भी कह रही हूँ झूठ नहीं है। पुलिस ने मेरी बात मान ली और वो वैसे ही करने लगा जैसे मैं चाहती थी। और फिर एक रोज़ एक अजीब और भयानक हकीकत मेरे सामने आई, जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी सास नहीं, बल्कि वो भी एक मजलूम औरत है जिसको उस शख्स ने पहले बीवी बना के रखा और फिर अपने दोस्त से उसके साथ ज्यादती कराता और दोस्त से पैसे बटोरता। मेरे शौहर ने अपने दोस्त को मेरा देवर बना के रखा और ये जो कुछ भी हो रहा था उसमें मेरा शौहर पूरा कसूरवार था। पुलिस ने मेरे शौहर को गिरफ्तार किया और मजीद तफ्तीश करने पे एक दिल दहला देने वाली खबर मिली कि शफक मेरे शौहर की पहली बीवी है और ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं, लड़कियों को कॉलेज में फंसाते हैं और फिर उनसे फायदा उठाते हैं। शफक उस वक्त लापता थी, शायद उसे खबर मिल चुकी थी, मगर मैं जानती थी कि उसका इख्तिताम भी जल्द ही बुरा होगा। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार था जिस रोज शफक पुलिस के हाथों चढ़ जाती। मैं अपने बेटे के साथ अपने स्कूल के मालिक के पास आई, उनको सब हकीकत बताई। मालिक सुन के आप दीदा हो गए और कहने लगे, दुनिया में इतना जुल्म है, मैं कुछ खबर ही नहीं, मगर तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे शौहर तुम्हें तलाक दिलवाने में, ताकि तुम आगे अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सको। मैं भी यही चाहती थी, इसलिए मैंने मालिक की बात मान ली। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मेरी तलाक हो गई। तब मुझे मालूम हुआ कि शफक भी पकड़ी गई। मैं उसका हशर देखना चाहती थी कि लोगों के साथ बुरा करने वालों का हशर क्या होता है। ना जाने कितनी ही मासूम लड़कियों को उसने फंसाया था। वो शक्ल से जितनी मासूम लगती थी उतनी ही चालाक थी, उतनी ही वो साजबाज थी। मुझे समझ ही ना आई कि मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। एक रोज स्कूल के मालिक मेरे पास आए और मुझे कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि मैं अभी भी उनके स्कूल में काम कर रही थी, मगर अब काम सफाई सुथराई का नहीं बल्कि मालिक की ज़रूरियात का ख्याल रखने का था। उनको खाने पीने के लिए चीज़ें ला के देना था। मेरी जिम्मेदारी थी उनके छोटे मोटे काम करना। मेरी जिम्मेदारी थी वो भी मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखते। वो वाकई इंतहाई शरीफ इंसान थे, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। मरियम, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मालिक की बात में मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में जो कुछ था वो देख के मैं एकदम डर गई। मरियम, मुझे गलत मत समझो, मगर मैं अपनी ज़िंदगी आगे अच्छे तरीके से गुजारना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी ज़िंदगी में एक अच्छी औरत का होना बहुत ज़रूरी है, मगर मुझे इस दुनिया से खौफ महसूस होता है। मैंने भी तुम्हारी तरह धोखा खाया, मुझे भी मोहब्बत में धोखा मिला, मगर तुम्हारे साथ तो ज़िंदगी ने ऐसा खेल खेला कि अगर ये खेल मेरे साथ खेला जाता तो शायद मैं भी जिंदा न रह पाता। मगर तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने हिम्मत दिखाई और हौसले के साथ अपनी जिंदगी के तमाम फैसले सरअंजाम दिए। अपनी औलाद को संभाल रही हो, मगर इस सब में अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मालिक की बात सुन मैं परेशान हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मालिक ऐसी बात कहेंगे। मैंने कहा, अब कहाँ और मैं कहाँ, और मैं अपनी जिंदगी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहती। मुझे शादी के नाम पे जो धोखा मिला है मैं उस हादसे से अभी तक निकल नहीं पाई। मेरा जहन अभी भी वहां पे ही अटका है। मैं जब जब सोचती हूँ मेरी रूह कांप उठती है कि अगर मेरे साथ भी सब कुछ होता तो मैं क्या करती। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही लोगों के दर दर की ठोकरें खाती। मगर खुदा ने मुझे बचा लिया। मैं खुदा के शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब दोबारा शादी नहीं करना चाहती। मैंने मालिक को साफ साफ जवाब दे दिया। वो मेरी बात पे मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ये तुम्हारा हक है, और जो तुमने बर्दाश्त किया उसके बाद ये इनकार फितरी अमल है। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की कफालत का जिम्मा ले सकूं। इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ एक मुकम्मल बंधन की जरूरत है, ताकि इस दुनिया में कोई तुम्हारी जात पे उंगली ना उठा सके। मुझे अपनी जात की फिक्र नहीं, मगर तुम्हारी इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत के फवारे नहीं, मगर तुम एक अच्छी औरत हो और मेरे लिए बाहिस से इज्जत हो। मैं यही सब कुछ करना चाहता हूँ। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, मैं तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं दिन रात उनके बारे में सोचने लगी। क्या वाकई मुझे उनका साथ चाहिए था? क्या उनके साथ शादी करना मुनासिब था? मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तहज्जुद की नमाजें अदा करना शुरू कर दी और उसमें अपने लिए सीधा रास्ता मांगती। एक रोज मेरा बच्चा एक एक्सीडेंट में जख्मी हो गया, और उस रोज मेरे मालिक के ऊपर जो शख्स था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि मालिक ने सब कुछ छोड़ के मेरे बच्चे की हिफाजत की। उसके इलाज की सारी जिम्मेदारी खुद उठा ली, और उसी रोज मैंने ठान लिया
کہ میں مالک سے شادی کروں گی۔ آج وہ میرے شوہر ہیں اور میرے 2 بچے ہیں۔ ہم بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے جو غلط قدم اٹھایا اس کی سزا میں نے دنیا میں ہی پالی۔ جوان بچیاں آج کے دور میں ایسے ہی قدم اٹھاتی ہیں اور پھر ساری زندگی ان کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچتا، مگر ہر کسی کی قسمت میری طرح نہیں ہوتی، جس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی کافی ہو جاتا ہے۔